हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में पढ़े थे ऑइंटमेंट बेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेस एंड आल्सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स। ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्शन ऑफ डर्मेटोलॉजिकल व्हीकल। सो फ्लोइंग आर द फैक्टर विच गवर्न the selection of an ideal base for ointment. That factor is first one dermatological factor, second one is pharmaceutical factor. So under the dermatological factors, what are affect the selection of an ideal base for ointment is first one absorption and penetration, second one effect on skin function, third one miscibility with skin secretion and serum, fourth compatibility with skin secretion, and next one is freedom from irritant effect, and next one is emollient property, then next one is easy of application and removable. ओके तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं ऑब्जॉर्प्शन एंड पेनेट्रेशन। ऑब्जॉर्प्शन मीन्स क्या समझते हो आप कि एक्चुअल एंट्री इनटू ब्लड स्ट्रीम, जो आपका सब्सटेंस है वो एक्चुअली आपके ब्लड स्ट्रीम पे एंटर करना चाहिए, ठीक है। मीन्स पेनेट्रेशन सेकंड है आपका पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन क्या होता है कि वो जो आपका सब्सटेंस है ना, वो आपके स्किन के लेयर को पेनेट्रेट करके आपके क्या बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके प्रोडक्ट को पहुंचाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझा ऑब्जॉर्प्शन एंड पेनेट्रेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अफेक्ट ऑन स्किन फंक्शन। पहले हम समझ लेते हैं आपके स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपके स्किन के 3 मेन लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, जिनको पेनेट्रेट करके आपके जो मेडिकामेंट है वो आपके स्किन के लेयर्स को पेनेट्रेट करके आपके ऑइंटमेंट के जो मेडिकामेंट है उसको कहाँ पहुँचाता है, आपके ब्लड स्ट्रीम पे। ओके, सो पेनेट्रेशन क्या है? पेनेट्रेशन इंडिकेट पासिस थ्रू द स्किन, कंटिन्यूअस ऑब्जॉर्प्शन बोलते हैं जिसको। ओके, तो ऑब्जॉर्प्शन समझ गए थे कि वो ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है आपका, मेनली जो आपके प्रोडक्ट को एक्चुअली में एंट्री कराता है आपके ब्लड स्ट्रीम पे, ये ऑब्जॉर्प्शन हुआ। नेक्स्ट पेनेट्रेशन, वो पास आउट कराता है थ्रू स्किन, ठीक है, आपके स्किन के लेयर को पास आउट करके आपके प्रोडक्ट को पहुंचाता है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पे। ओके, ये दोनों पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट है आपके अफेक्ट ऑन स्किन फंक्शन, ठीक है। डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑब्जॉर्प्शन एंड पेनेट्रेशन, सेकंड पॉइंट अफेक्ट ऑन स्किन फंक्शन। देखो, आपके प्रोडक्ट अगर ग्रीसी बेस कंटेन किए हुए हैं तो वो क्या करते हैं, आपके स्किन के फंक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। एक ग्रीसी लेयर फॉर्मेशन कर देंगे आपके स्किन के ऊपर, आपके स्किन सरफेस पे, जिसकी वजह से जो रेडिएशन है उसमें अफेक्ट होता है, या फिर स्वेट एक्सक्रीशन है ना। स्वेट एक्सक्रीशन करने में ईजिली हम स्वेट को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएंगे स्क्रीन से, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर एक ग्रीसी ऑयली लेयर बना हुआ है, ठीक है। या फिर ये क्या करता है, ये दोनों प्रॉब्लम हुए। थर्ड ये करता है कि आपके स्किन सरफेस पे इरिटेशन क्रिएट कर देता है, ईचिंग क्रिएट करता है, ठीक। तो ये कैसे अफेक्ट किया स्किन के फंक्शन को, बहुत सारे प्रॉब्लम के थ्रू, जैसे लेयर बना दिया, एक ग्रीसी लेयर बनाया, उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए, ठीक है। देखो स्टूडेंट, वहीं पे अगर एक ग्रीसी बेस ना होके एक वाटर बेस हुआ, या फिर ऑयल एंड वाटर टाइप इमल्सन बेस हुआ, तो इस टाइप के बेस क्या करते हैं, आपके स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट देते हैं, उसके साथ साथ हीलिंग इफेक्ट देते हैं, जिसमें कि जैसे कि ग्रीसी बेस में जो प्रॉब्लम हो रहा था वो सारे प्रॉब्लम नहीं होंगे, ठीक। और ये क्या है, जो वाटर बेस जितने होते हैं वो ईजिली अब्जॉर्बेबल होते हैं, ठीक है।
और आपके स्किन के ऊपर कोई ऐसा ग्रीसी लेयर भी नहीं बना रहा है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये वाटर बेस है इसलिए कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, ठीक। और कूलिंग इफेक्ट के साथ साथ आपको जो हीलिंग इफेक्ट जो एक्टिव मेडिकामेंट है वो अपना इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। और ये वाटर बेस क्या है, ईजिली मिक्स होते हैं आपके स्किन सिक्रेशन के साथ, है ना। आपके स्किन के सिक्रेशन जैसे कि जो स्वेट है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, कोई उसके फंक्शन में, सिक्रेशन के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, ठीक है। तो इमल्सन बेस आर मोर रेडली मिजिबल विथ सिक्रेशन, है ना। आपके जो स्किन सिक्रेशन है उसके साथ ईजिली मिजिबल होते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, कंपैटिबल विथ स्किन सिक्रेशन। कंपैटिबल विथ स्किन सिक्रेशन, इस पे क्या है, आप जनरली हम क्या करते हैं, जो न्यूट्रल पीएच ऑइंटमेंट होते हैं, ठीक है, जो न्यूट्रल बेस होते हैं वो प्रेफर करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कोई डिस्कम्फर्ट ना क्रिएट हो, कंपैटिबल हो सारे बेस आपके स्किन के साथ में और आपके मेडिकामेंट के साथ में ऑल्सो। ओके, तो ointment base should have the pH around 5.5 which is the average pH of the skin secretion। मीन्स आपके pH, जो आपके स्किन का pH है उसके साथ कंपेटिबल होने चाहिए आपके ऑइंटमेंट बेस, ठीक है, जिसकी वजह से कोई इरिटेशन अफेक्ट क्रिएट ना हो। अगर pH सेम नहीं होगा तो अलग पीएच की वजह से, जैसे हमने एसिटिक पीएच के ऑइंटमेंट बेस लगाए जो हमारे स्किन पीएच से बिलो है, तो फिर क्या होगा, वो हमको इरिटेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम स्किन पीएच के अकॉर्डिंग आपके जो ऑइंटमेंट बेस है उसके पीएच को मेंटेन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट वन इज इमोलिएंट प्रॉपर्टी। इमोलिएंट प्रॉपर्टी, द ऑइंटमेंट बेस सो emollient property that should be able to keep the skin moist। emollient property से आप क्या समझ रहे हो, आपके बेस की में ऐसे प्रॉपर्टी होने चाहिए जो कि आपके स्किन में को, आपके स्किन को हाइड्रेट रखे, है ना, मॉइस्ट रखे, ठीक, जिसकी वजह से आपका स्किन जो है वो ड्राई ना हो, ठीक है। तो बहुत सारे ह्यूमेक्टेंट यूज़ करते हैं इसके लिए, लाइक ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ये सारे आपके स्किन सरफेस को मॉइस्ट रखते हैं, ठीक है, और कूल रखते हैं, लाइक वूल फैट, पैराफिन यूज फॉर द स्किन सॉफ्ट, प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द स्किन। आपके स्किन से मॉइस्चर को इवोपरेट होने से या उसके लॉस को प्रिवेंट कर देते हैं, ठीक है। देन ये इसकी और क्या प्रॉपर्टी है, इजी ऑफ एप्लीकेशन एंड रिमूवेबल। अगर ये आपके वाटर बेस होते हैं, आपके ऑइंटमेंट बेस अगर वाटर सोल्यूबल होते हैं तो उसको ईजिली आप अप्लाई भी कर सकते हो और ईजिली रिमूव भी कर सकते हो। वहीं पे अगर ऑयली या ग्रीसी सब्सटेंस हुए तो ऑयली ग्रीसी सब्सटेंस को आप ईजिली रिमूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्टर पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल फैक्टर। ये सारे फैक्टर जो हम पढ़े वो क्या थे, आपके डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर। देन नेक्स्ट वन इज फार्मास्यूटिकल फैक्टर। ओके, तो फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स क्या है देखते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेबिलिटी, सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी। तो फर्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी। The fat oil obtained from animal and vegetable source have to undergo oxidation, so antioxidant are used। It means आपके जो प्रोडक्ट हैं, ऑइंटमेंट बेस है, वो हम कहाँ से obtain किए होते हैं, फैट से, एनिमल फैट से या फिर ऑयल से, वेजिटेबल ऑयल से, ठीक है। ये सारी चीज़ें की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। सो ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सन ऑइंटमेंट बेस आर लायबल माइक्रोबियल ग्रोथ, सो नीड टू अ प्रिजर्वेटिव। वैसे ही सेकंड प्रॉब्लम होगा, पहला प्रॉब्लम क्या था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिसको प्रिवेंट करने के लिए हमने एंटीऑक्सीडेंट यूज़ किए। अब क्या होता है, जितने भी ऑयल बेस है उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके वाटर बेस में, सॉरी
जितने भी वाटर बेस हैं आपके ऑइंटमेंट के, उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, माइक्रोबियल के ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? प्रिजर्वेटिव। ओके, प्रिजर्वेटिव ऐड किए, देन हमने क्या ऐड किया? प्रिजर्वेटिव। बट क्या होता है, बहुत सारे इमल्सिफाइंग बेस जो होते हैं वो जनरली क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो फेस सेपरेशन करने की टेंडेंसी होती है ना? तो फेस सेपरेशन क्यों होता है? जब प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुआ होता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए जब हम जो फॉर्मुलेशन कर रहे हैं उस टाइम प्रॉपर मिक्सिंग करेंगे ताकि फेस सेपरेशन की प्रॉब्लम ना हो। ओके, देन नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी। द कंसिस्टेंसी ऑफ ऑइंटमेंट शुड नाइदर बी टू हार्ड आर नॉट टू सॉफ्ट। जो ऑइंटमेंट की बेस की कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा ना हो कि आपके विंटर वेकेशन में बहुत हार्ड हो जाए और समर वेकेशन में बहुत सॉफ्ट हो जाए। ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम जो जार है, जो कंटेनर है, उससे आपके जो ऑइंटमेंट बेस है उसको रिमूव करने में, उसको अप्लाई करने में हमको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसके लिए उसकी कंसिस्टेंसी प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इतना पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ वेरियस ऑइंटमेंट बेसिस। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स। तो कौन कौन से स्टेप होते हैं जिसके थ्रू हम ऑइंटमेंट बनाते हैं? ऑइंटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एनी वन ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स। द मेथड इज फर्स्ट वन ट्रैचुरेशन मेथड और इनकॉर्पोरेशन मेथड। ठीक, नेक्स्ट वन फ्यूजन मेथड, थर्ड वन केमिकल रिएक्शन मेथड, फोर्थ वन इमल्सिफिकेशन मेथड। तो हम यहाँ पे फर्स्टली ट्रैचुरेशन और इनकॉर्पोरेशन मेथड को समझते हैं। ठीक है, इस पे क्या करते हैं? ट्रैचुरेशन से आप लोग समझ गए होंगे, जो लैब में हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इस पे देखो, इसके स्टेप्स हम देखते हैं आगे। द फ्लोइंग प्रोसीजर इज यूज टू गेट अ यूनिफॉर्म ऑइंटमेंट। फर्स्ट स्टेप इज finally powderate the solid medicaments. Okay, then next weight the required quantity of an ideal ointment base. Okay, then आपने क्या किया? जो पाउडर है, पाउडरेट मेडिकामेंट है, उसको पहले क्या किया? उसको अच्छे से ट्रैचुरेट करोगे जिससे कि उसका पार्टिकल साइज है वो और फाइन हो जाए। ठीक, देन जितनी क्वांटिटी आपको ऑइंटमेंट बेस चाहिए उसको वेट कर लेंगे, फिर उसको ट्रैचुरेट करेंगे, उस सॉलिड मेडिकामेंट को फिर से ट्रैचुरेट करेंगे। क्यों ट्रैचुरेट करते हैं? क्योंकि हम उसकी पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऑन एन ऑइंटमेंट स्लैब। ठीक है, अब ये जो ट्रैचुरेट किए हैं उसको हम क्या करेंगे? ऑइंटमेंट स्लैब में लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेनलेस स्टील ऑइंटमेंट स्पैचुला। ठीक है, फिर आप उसको स्लैब में ले लिए, फिर क्या करेंगे? फिर से मिक्सिंग करेंगे और एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करेंगे। ठीक है, एक होमोजीनियस प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट add remaining quantity of base until the medicament is uniformly mixed with it. ठीक है, जो फाइनली पाउडर है उसको हमने पहले बेस के साथ मिक्स किया, स्पैचुलेशन किए, स्पैचुलेशन से जब हमको यूनिफॉर्म बेस मिला, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट मिला, तब उसमें हम फिर से जो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मेडिकामेंट्स हैं उसको मिक्सिंग करते हुए ऐड करेंगे। ठीक है, जिससे कि प्रॉपर मिक्सिंग होगा आपका मेडिकामेंट और बेस का। ठीक है, देन incorporate any liquid ingredient if present. When large quantity of liquid is to be incorporated with in pestle and mortar should be used. ठीक है, अगर कोई लिक्विड मेडिकामेंट है आपके फॉर्मुलेशन में, तो इस स्टेप के बाद जब आपने प्रॉपर मेडिकामेंट ऐड कर लिया, उसके बाद में आपको अगर कोई लिक्विड मेडिकामेंट है तो उसको भी प्रॉपर मिक्सिंग करते हुए ऐड कर लेना है। ठीक है, अब ये हम मोटार एंड पिस्टल के हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक, बट बहुत टाइम मोटार और पिस्टल यूज़ नहीं करते, जो स्लैब मेथड है उसके थ्रू करते हैं। ठीक है,
समझ आया? इसका जो फिगर आउट है वो एक बार देख लो। सबसे पहले हम करेंगे साइज रिडक्शन, देन लेविगेशन, देन मिक्सिंग विथ बेस, जो मेडिकामेंट है उसको बेस के साथ प्रॉपर मिक्स किए, देन स्पैचुलेशन और ट्रैचुरेशन, जिसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट फॉर्म किए, देन मिक्सिंग बेस टू प्रोड्यूस फाइनल वेट, आपके बेस को मेडिकामेंट के साथ और जितने भी लिक्विड इंग्रेडिएंट है उसको फाइनली मिक्स करके आपने फाइनल प्रोडक्ट अचीव कर लिया। ठीक, ये सारे प्रोसेस को हम ट्रैचुरेशन प्रोसेस क्यों किए? क्योंकि इसमें हम हर स्टेप में हमको ट्रैचुरेशन और इनकॉर्पोरेशन करना है। ट्रैचुरेट किए, प्रॉपर मिक्स किए, जिससे कि आपके मेडिकामेंट आपके बेस और ऑयली इंग्रेडिएंट के साथ प्रॉपर इनकॉर्पोरेट हो सके। ठीक है, समझ आया? देन नेक्स्ट वन इज फ्यूजन मेथड। अब हम देखते हैं फ्यूजन मेथड। When an ointment base contain a number of solid ingredient of different melting point, such as white beeswax, stearic acid, hard paraffin, and cetyl alcohol, it is necessary to melt them in decreasing order to their melting point. ओके अगर आपके बेस में बहुत सारे सॉलिड इंग्रेडिएंट है जिसके अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है ना, जैसे कि वाइट बीजवैक्स, स्टेरिक एसिड, ये सारे, तो हम क्या करेंगे, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे हायर होगी उसको पहले मेल्ट करेंगे, उसके बाद उससे कम मेल्टिंग पॉइंट वाले, वैसे ही सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे आपके इंग्रेडिएंट को मेल्ट कर लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का इंग्रेडिएंट है उसको ओवर हीटिंग से प्रिवेंट करने के लिए, है ना। अगर हम कम मेल्टिंग पॉइंट वाले को ही पहले मेल्ट कर दिए, ऐड कर दिए, तो फिर जो हायर मेल्टिंग पॉइंट वाले सब्सटेंस है उसको मेल्ट करते तक आपके जो लोअर मेल्टिंग पॉइंट वाले इंग्रेडिएंट है वो भी हीट होते रहेंगे, इसको ओवर हीटिंग हो जाएगा। जिसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हायर मेल्टिंग पॉइंट का सब्सटेंस है उसको पहले मेल्ट करेंगे, देन आपके लोअर मेल्टिंग पॉइंट वाले को, है ना। सारे इंग्रेडिएंट को अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट आप उसको मेल्ट करोगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, ओवर हीटिंग को प्रिवेंट कर लेते हैं। देन जब सारे आपके ऑइंटमेंट बेस मेल्ट हो जाएंगे तब मेडिकामेंट इज इनकॉर्पोरेटेड स्लोली टू द मेल्टेड मास। ओके, जब आपके बेस प्रॉपर मेल्ट हो गए, मिक्स हो गए, तब आप उसमें क्या करोगे, स्लोली मेडिकामेंट को ऐड करेंगे, जो आपके मेल्टेड मास है उसमें, है ना, स्लोली ऐड करेंगे विथ कंटिन्यूस स्टीरिंग until the mass cool down and homogeneous product is formed। ठीक है, जैसे आपके मेडिकामेंट को हमने आपके मास में, जो मेल्टेड मास है उसमें आप ऐड करोगे विथ स्टीरिंग। ओके, अब कब तक हम स्टीरिंग करते रहेंगे, जब तक कि आपका जो पूरे जो मेल्टेड बेस है और आपके मेडिकामेंट है वो कूल नहीं हो जाते, कूल होके एक होमोजीनियस प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं, तब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर आपके इस प्रिपरेशन में कोई ऐसे लिक्विड सब्सटेंस है, लिक्विड इंग्रेडिएंट है जिसकी टेम्परेचर जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, आपके मेल्टेड बेस के टेम्परेचर के बराबर है, अगर तो हम ये जितने भी लिक्विड इंग्रेडिएंट है और एक्वस सब्सटेंस है वो सारी चीज़ों को क्या करेंगे, जिस टाइम आप देखो क्या हो रहा है, अगर कोई लिक्विड इंग्रेडिएंट है, अब उस लिक्विड इंग्रेडिएंट को हम बाद में ऐड किए, ठीक है, जब आपने मेडिकामेंट ऐड कर लिया और आपके ऑइंटमेंट बेस को ऐड कर लिया, तब आपने ऐड किया, तो वो क्या करता है, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होने देगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम मिक्सिंग में प्रॉब्लम अराइज करेगा, और सेकंड प्रॉब्लम ये हो सकता है कि वो फेस सेपरेशन क्रिएट कर ले, है ना। तो ये दोनों प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए जो भी लिक्विड इंग्रेडिएंट है उसको हम कब ऐड करते हैं, जब हम ऑइंटमेंट बेस को मेल्ट कर रहे होते हैं, उसी टाइम उसी टेम्परेचर पे आपके लिक्विड इंग्रेडिएंट को भी हीट करते हुए आपको ऐड कर लेना है, जिससे कि वो बेस के साथ में आपके लिक्विड इंग्रेडिएंट है वो प्रॉपर मिक्स हो जाएंगे,
और मिक्सिंग में कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगा और फेस सेपरेशन भी नहीं करेगा। ठीक है।